गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस ई लेक्चर का टॉपिक है क्रिस्टल विज्ञान के नियम, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। हम जानते हैं कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है। हम साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम क्रिस्टल तथा क्रिस्टलीय पदार्थों के गुणों का, उनकी ज्यामिति का और संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी के नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स और डेजिग्नेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें से फर्स्ट टर्म है फलक। फेस क्या होता है? वे द्विविमीय तल जिनसे कि क्रिस्टल बंधा रहता है उसे हम फलक कहते हैं, और ये फलक सामान्यतः क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं, समतल होते हैं। नेक्स्ट है किनारा, कि जिस स्थान पर दो फलक आपस में मिलते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि जिस स्थान पर ये दोनों फलक F1 व F2 मिल रही, इसे हम किनारा कहते हैं। यानी दो फलकों के प्रतिछेदन के स्थान को हम किनारा कहते हैं। नेक्स्ट है अंतराफलक कोण या इंटरफेशियल एंगल। किन्हीं दो प्रतिछेदी फलकों से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य जो एंगल बनता है, ये एंगल, इसे हम कहते हैं इंटरफेशियल एंगल या अंतराफलक कोण। इस अंतराफलक कोण को हम गोनियोमीटर की सहायता से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है घन कोण या सॉलिड एंगल। वह कोण जहाँ दो से अधिक फलक मिल रहे हों उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और किसी क्रिस्टल के लिए इन घन कोणों की संख्या को हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। A=E+2-F, जहाँ E होता है नंबर ऑफ एजेस, F है नंबर ऑफ फेसेस, फलकों की संख्या। नेक्स्ट टर्म है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टल एक त्रिविमीय संरचना होती है, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता पड़ती है, 3 एक्सिस की ज़रूरत होती है। इसीलिए किसी भी अक्ष को एक्स एक्सिस, उसके सापेक्ष दो अक्षों को हम वाई और जेड एक्सिस कह सकते हैं, और इनके मध्य के कोणों को हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लेते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। इसके 3 लॉज हैं या 3 नियम हैं। फर्स्ट है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सेकेंड है परिमेय घातांक का नियम, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। थर्ड है सममितता का नियम, लॉ ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल या अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। अभी हम जानते हैं कि अंतराफलक कोण किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो प्रतिछेदी फलकों के लंबरूप खींची गई रेखाओं के मध्य के कोण को हम अंतराफलक कोण कहते हैं। इस नियम को सबसे पहले स्टेनो ने दिया था, जिसके अनुसार किसी भी पदार्थ के लिए अंतराफलक कोण का मान सदैव स्थिर होता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे उसके किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी ही वृद्धि क्यों ना कर ले और कोई भी आकार क्यों ना ग्रहण कर ले, अंतराफलक कोण का मान हमेशा स्थिर रहता है, समान रहता है। या हम कह सकते हैं कि ऊपर से देखने पर किसी पदार्थ के क्रिस्टल्स का जो आकार है, शेप है, वो अलग अलग हमें दिखाई देती है, प्रतीत होती है, लेकिन उन सभी के अंतराफलक कोणों के मान सदैव समान होते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख रहे हैं, ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टल हैं जो षटकोणीय होते हैं। अतः किसी भी क्वार्ट्ज के लंबवत यदि हम एक सतह उसकी काट दें तो उसका आकार षटकोणीय होना चाहिए और उनका आंतरिक कोण 120 डिग्री का होना चाहिए।
किंतु वास्तव में अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है, क्रिस्टलों की असमान वृद्धि के कारण क्रिस्टल की आकृति तो अलग अलग हो जाती है, लेकिन उसका जो अंतराफलक कोण का मान है वो हमेशा स्थिर रहता है। सेकंड लॉ है परिमेय घातांक का नियम। इस नियम को R.J. हॉय ने दिया था, जिसके अनुसार किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी भी फलक के अंतःखंड इंटरसेप्ट या तो इकाई अंतःखंड होते हैं के बराबर होते हैं या उनके सरल गुणक होते हैं। कि जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई भी एकांक फलक है A, B और C का जो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर अंतःखंड है वो क्या है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये तो क्रिस्टल का जो दूसरा फलक हम ले रहे हैं या जो भी उसके अंतःखंड होंगे वो या तो पूर्णांक होंगे या उसके भिन्न होंगी। जैसे यदि हम लेते हैं DEC, ये क्रिस्टल का दूसरा फलक है। एकांक फलक है ABC, जिसके अंतःखंड कौन से हैं, A, स्मॉल b और स्मॉल c। दूसरा फलक इसके DEC है, जो कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर कैसे काटता है, OD बिंदु पर, OE बिंदु पर और OC। तो OD बराबर है 2A के, OE बराबर है 2B के, लेकिन OC उसी जगह काट रहा था, वो बराबर है C के। तो फलक DEC द्वारा काटे गए जो अंतःखंड है उनका मान क्या होगा, 2A, 2B और C, जो कि A, B और C के पूर्ण गुणज है। अब यदि कोई फलक किसी अक्ष के समांतर होता है तो यह माना जाता है कि फलक उस अक्ष को इन्फिनिटी पे काटता है। अतः इनफाइनाइट का जो साइन है उस अक्ष के अक्षर से पहले लिख दिया जाता है। कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई y और z अक्षों को एकांक की तुलना में 1 और 2 एकांक लंबाई पर काटता है, लेकिन x अक्ष के समांतर है, तो उस फलक के जो वाइस पैरामीटर है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट a, b रेशियो 2c। नेक्स्ट हम लेते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है। किसी क्रिस्टल की ज्यामिति को व्यक्त करने के लिए हमें 3 एक्सिस की आवश्यकता होती है, और ये तीनों ही अक्ष क्रिस्टल के सिमेट्रिकल एक्सिस में से हम कोई भी स्वेच्छा से चुन सकते हैं, परंतु इन अक्षों तथा क्रिस्टल के लाक्षणिक गुणों में संबंध होना बहुत ही आवश्यक है, और ये अक्ष कहलाते हैं क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। जैसे कि हम इस डायग्राम में ले रहे हैं OX, OY और OZ, ये अक्ष क्रिस्टलोग्राफिक 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है और O इसका मूल बिंदु है। और इन एक्सिस में से OY तथा OZ के बीच का जो एंगल होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। OZ और OX के बीच के एंगल को बीटा और OX और OY के बीच के एंगल को गामा कहते हैं। अब किसी भी क्रिस्टल के फलक की स्थिति उस फलक द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर बनाए गए अंतःखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लेते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस। किसी क्रिस्टल के फलक और जो क्रिस्टलीय अक्ष होता है उनके मध्य रिलेशन को प्रदर्शित करने वाली प्रणाली को हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन या क्रिस्टलोग्राफिक प्रतीक प्रणाली। और इन प्रतीकों को लिखने के लिए जो मेन क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस है वो है वाइस इंडिसेस, वाइस सूचकांक और मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक। तो फर्स्ट हम लेते हैं वाइस सूचकांक क्या होते हैं।
वाइस सूचकांक के द्वारा हम किसी भी क्रिस्टल के फलक का उसके क्रिस्टलीय अक्ष के साथ रिलेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय अक्षों पर एकांक फलक के अंतःखंडों का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं अक्षानुपात या एक्सियल रेशियो। अब किसी भी क्रिस्टल के अक्षानुपात लिखने में यह माना जाता है कि बी अक्ष पर अंतःखंड को हमेशा 1 मानकर हम अक्षानुपात निकालते हैं। वाइस की जो पैरामीटर की पद्धति है उसमें क्रिस्टल में हम एक फलक को पहले स्टैंडर्ड फलक के रूप में चुन लेते हैं और जिसके क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंतःखंडों को एकांक लंबाई का मान लेते हैं। अब इस चयनित फलक को हम यूनिट फेस या एकांक फलक कहते हैं। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है ABC एक हमारा एकांक फलक है जिसके X, Y और Z क्रिस्टलीय अक्ष पर जो अंतःखंड है वो है OA, OB और OC, जो कि मूल बिंदु O से जिनकी दूरी क्या है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। तो एक तरह से जो यह एकांक फलक A, B और C है इसके जो वाइस पैरामीटर है वो क्या होंगे A रेशियो B रेशियो C। तो इस अनुपात में हम B को 1 लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे के दूसरे जो फल क्रिस्टलीय अक्ष है उनका फलकों का हम अक्षानुपात निकाल सकते हैं। अब A, B और C को स्टैंडर्ड मान कर यदि हमें D, E और F का एक्सियल रेशियो निकालना है तो जैसा कि वो हमें फिगर में दिख रहा है OD का वैल्यू है 2A, OE की वैल्यू है 2B और OF की वैल्यू है हाफ C। तो इस अक्षर अनुपात को हम लिखेंगे 2A अनुपात 2B अनुपात हाफ C। तो DEF के जो वाइस पैरामीटर है वो क्या हो जाएंगे 2A अनुपात 2B अनुपात हाफ C। अब यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर होता है तो हम ये मानते हैं कि वह अक्ष के इनफाइनाइट पे काटेगा और उस अक्ष के अंतःखंड के आगे हम इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे। मान लिया इनमें से ही कोई अक्ष है जैसे एक एक्सिस इस फलक के क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष के समानांतर है तो ए के आगे हम इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे तो इनफाइनाइट A अनुपात 2B अनुपात हाफ C हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं मिलर इंडिसेस। मिलर की इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक फलक को 3 पूर्णांकों H, K और L के रूप में हम व्यक्त करते हैं जहां H, K तथा L एक्सिस X, Y तथा Z के तदनुरूप मिलर अंक हैं जो कि मिलर सूचकांक कहलाते हैं। अब किसी भी फलक के मिलर सूचकांक ज्ञात करने के लिए उस फलक के वाइस सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं फिर उनका व्युत्क्रम लिखा जाता है और व्युत्क्रमों को एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करते हैं कि तीनों अंक पूर्णांक प्राप्त हो जाएं और ये अंक ही मिलर अंक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस फिगर जैसे कि DEF के मिलर सूचकांक हमें अगर ज्ञात करने हैं तो इसके लिए हमने वाइस सूचकांक लिखे थे 2A 2B हाफ C। तो इसके वाइस सूचकांक क्या हो जाएगा 2, 2 और हाफ। अब वाइस प्रतीकों के हम अंकों के व्युत्क्रम लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2 का
इन्वर्स हो जाएगा 1/2। फिर नेक्स्ट बी में भी 2 है, 2 का इन्वर्स हो जाएगा 1/2 और हाफ का इन्वर्स हो जाएगा 2। अब इसे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या से, छोटी से छोटी भिन्न से गुणा करेंगे तो हम देखते हैं कि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें पूर्णांक मिलेगा 114। तो डी ई एफ के जो मिलर सूचकांक है वो हो जाएंगे 114। इसे हम इसी तरह से पढ़ते हैं 114। इसी प्रकार यदि किसी फलक के वाइस सूचकांक का मान है A/3B/∞C, तो उसके मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे 1, 1/3, 1/∞। तो इसे अब पूर्णांक में परिवर्तित करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक हमें मिलेगा 3, 1, 0, 310, 310। तो इस फलक के वाई सूचकांक कितना हो गया 310। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी मानक या एकांक तल ABC के मिलर अंकों को H के व L के मान इकाई होंगे और इसे 111 तल कहते हैं। यदि किसी अंतःखंड का यदि किसी तल के अंतःखंड का मान ऋणात्मक आता है तो मिलर सूचकांक पर हम एक बार का चिन्ह लगा देते हैं और बार यह दर्शाता है कि वो ऋणात्मक स्थिति में है। और यदि किसी फलक का अंतःखंड ABC है तो उसके मिलर सूचकांक 111 होंगे। चूँकि तीनों अंक A, B और C के क्रम में है, अतः जो अक्ष अंतःखंड को नेगेटिव डायरेक्शन में काटता है उसी अंक के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से हम मिलर सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके मिलर सूचकांक हम किस प्रकार, जैसे उन क्रिस्टल तलों के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जो क्रिस्टलीय अक्ष को निम्न पर काटता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 2A 3BC। तो इस तल के वाइस सूचकांक क्या है 2, 3, 1। इनका हम व्युत्क्रम लिखेंगे, इन्वर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, 1। अब इसको किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि पूर्णांक हो जाएगा, तो 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो ये पूर्णांक में आएगा 326। तो इसके मिलर सूचकांक होंगे 326। इसी प्रकार ABC नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो इसका जो मिलर वाइस सूचकांक है वो हो जाएगा 111। इन्वर्स करेंगे तो भी 111 रहेगा तो इसका मिलर सूचकांक क्या हो जाएगा 111। तो इसके आगे और भी कई एग्जाम्पल है जिन्हें आप निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में हर साल पूछा जाता है कि दिए गए वाइस सूचकांकों को मिलर सूचकांक में कन्वर्ट कीजिए या उन्हें ज्ञात कीजिए। थैंक यू।